अनुपमा को मुस्कुराते देखकर अथर्व भी मुस्कुरा रहा था। हवाई जहाज के लैंड होते ही अनुपमा ने अथर्व को अपनी ओर देखते हुए पाया तो वह झेप गई और हकलाते हुए बोली, क्यों मुस्कुरा रहे हो? अथर्व अभी बहस के मूड में नहीं था, इसलिए बिना कुछ बोले ही खड़ा हो गया और सामान निकालने लगा। वे दोनों कैब से घर पहुंचे। रास्ते में दोनों में कोई खास बात नहीं हुई। घर पहुंचकर सुकुबाई ने अदरक इलायची की चाय पिलाई तो अनुपमा को बहुत मजा आया। वह फ्रेश होकर नीचे जाने लगी तो अथर्व ने कहा, आज सुकुबाई से कहकर अच्छा सा खाना बनवा लो बीबी। अनुपमा तुनक कर बोली, बीबी किसे कहा? अपनी बीबी को और किसे? अथर्व कुटिल सी हंसी हंसते हुए बोला। अनुपमा गुस्से में, मैं कोई बीबी बीबी नहीं हूँ किसी की। खबरदार जो मुझे बीबी कहा तो। अरे कितने सारे लोगों के सामने 7 फेरे लिए हैं हमने। पंडित जी ने पूरे विधि विधान से ये शादी करवाई है। तुम्हारी माँ और मेरे माता पिता की रजामंदी से संपूर्ण हुआ है ये रिश्ता, और तुम कह रही हो कि बीबी मत कहो मुझे। क्यों भला? क्योंकि मैं इस शादी को नहीं मानती। फिर शादी क्यों की? तिरछी नजरों से देखते हुए अथर्व बोला। अनुपमा गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से नीचे चली गई। वह आज बहुत ही असहाय सी महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि ये अथर्व तो बहुत ही चालाक बंदा है। जब तक बहन रही तो कोई ऐसी वैसी हरकतें नहीं की। अब मुझे अकेले देख कुछ भी बोल रहा है। आरुषि कहती है कि मेरा भाई तो बहुत अच्छा इंसान है, लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करता है और लड़कियां भी उस पर बहुत विश्वास करती हैं। बड़ा अच्छा है। सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं। परिवार वालों के सामने बड़े संस्कारी बने फिरते हैं और अकेली लड़की देखी नहीं कि संस्कार पानी भरने चले जाते हैं। खैर मुझे क्या, मैं तो आरुषि के कमरे में सोऊंगी आज से। बड़बड़ाते हुए अनुपमा किचन में गई तो सकूबाई बोली, छोटी मालकिन लंच में क्या बनाऊं? कुछ भी बना लो जो अथर्व को पसंद हो। अनुपमा खुद भी खाना बनाने में सुकुबाई की मदद करने लगी। सुकुबाई ने मना भी किया मगर वह खुद को व्यस्त रखना चाहती थी। सुबह जब उसने अपनी माँ से बात की थी तो माँ ने उसे पहले अथर्व का ही हालचाल पूछा। माँ को भी अब मुझसे अधिक उसी का ख्याल है। लड़कों का अच्छा है, शादी के बाद भी अपने ही घर में रहते हैं। अपने माँ पापा से तो प्यार मिलता ही है और लड़की के घर वाले भी लड़के को सर पर बैठा कर रखते हैं। तभी तो लड़के कभी लड़की की पीड़ा को नहीं समझ पाते। अब मेरा क्या कसूर था कि जिस लड़के से मेरी शादी हो रही थी वह धोखेबाज निकला। माँ ने अपनी कसम देकर मुझे एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया जिससे हम दोनों ही खुश नहीं हैं। ये समझौते का रिश्ता कितना चल पाएगा और कौन इस रिश्ते से खुश रह पाएगा, भगवान जाने। समाज ने क्यों हम लड़कियों के लिए ही ऐसे नियम बनाए हैं कि गलती ना होने पर भी हम सजा भुगतती हैं। बिना किसी कसूर के हमें ही शर्मसार होना पड़ता है। यहाँ तक कि हमारे अपने माँ पापा ही हमें चुपचाप सब सहने की शिक्षा देते हैं और उन्हें संस्कारों का नाम देकर समाज का भय दिखाकर हमें चुप करा देते हैं। क्या माँ मेरे लिए खुश होगी? इस तथाकथित समाज के नियमों के आगे कितनी बेबस हो गई थी मेरी माँ कि अपनी इकलौती बेटी को, जिसे वह खुद से भी ज्यादा प्यार करती है, एक ऐसे इंसान के साथ बांध दिया जिसे मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। और ये बात माँ भली भांति जानती थी, फिर भी समाज को प्राथमिकता दी माँ ने। मेरी खुशियों की खातिर अपना पूरा जीवन सुहा करने वाली मेरी माँ समाज के बेतुके नियमों के आगे घुटने टेकने को मजबूर हो गई। अब वह अपनी ही बेटी से आंखें चुराने लगी है। बेचारे अंकल आंटी भी पापा की दोस्ती की खातिर इस अनचाहे रिश्ते को अपनाने को मजबूर हो गए। सोच सोचकर अनुपमा का सर भारी हो गया। वह लिविंग रूम में सोफे पर पीठ टिकाकर बैठ गई। सोचते हुए न जाने कब उसकी आंख लग गई। कुछ आहट सुनाई दी तो उसने देखा अथर्व 2 गिलासों में जूस लेकर खड़ा था। हल्की सी सीटी बजाते हुए बोला, जूस पी लो अनुपमा। अनुपमा ने गिलास उसके हाथ से लेकर जल्दी से पूरा गिलास एक ही सांस में खत्म कर दिया। उसे बहुत प्यास लगी थी लेकिन वह अपने आप से बात करते हुए इतनी परेशान हो रही थी कि उसे होश ही नहीं रहा कि पानी या जूस पी ले। अथर्व गुनगुनाते हुए बोला, क्या सोच रही हो? क्यों गुमसुम बैठी हो? वह अपने ख्यालों से बाहर आई और बोली, खाना बन गया है क्या? बहुत भूख लगी है। सुकू काकी कहाँ हैं? अथर्व, हाँ खाना लगा रही हैं, चलो चलकर खा लेते हैं। दोनों ने खाना खाया जो बहुत ही स्वादिष्ट बना था। अनुपमा ने सुकुबाई के बनाए खाने की बहुत तारीफ की
खाना खाने के बाद वह आरुषि के कमरे में चली गई आराम करने। अथर्व भी अपने कमरे में मैच देखता रहा। तब तक अनुपमा का फोन बजने लगा। अथर्व ने फोन उठाया और अनुपमा को ढूंढते हुए सब जगह देखाया, मगर उसे अनुपमा कहीं नजर नहीं आई। फोन भी लगातार बजता ही जा रहा था। शायद अर्जेंट कोई काम होगा, लेकिन ये महारानी गई कहाँ? सोचते हुए अथर्व आरुषि के कमरे में गया तो अनुपमा सो रही थी। अथर्व, ओ कुंभकर्ण, उठो, यहाँ क्यों सो रही हो? अनुपमा उन्नीदी आंखों से देखते हुए, क्या हुआ? परेशान करके रखा हुआ है, सोने भी नहीं दे रहे हो चैन से? मैं कहीं भी सोऊं, मेरी मर्जी। अथर्व गुस्से में, ये लो अपना फोन, कहीं भी सो मेरी बला से। तुम्हारे इस फोन ने परेशान करके रखा है, कब से घनघना रहा है। एक तो भलाई करो, ऊपर से इनकी बातें सुनो। पता नहीं क्या समझती है खुद को। मेरा मैच भी छुड़वा दिया। गुस्से में वह बाहर चला गया। फिर वापस आकर, और कहीं भी जाओगी तो मुझे बताकर जाना, मैं फालतू नहीं हूँ कि मैं तुम्हें ढूंढता फिरूं। अनुपमा गुस्से में कुछ कहने ही वाली थी कि फिर से फोन बजने लगा। फोन उसके ऑफिस से था। वह फोन पर बात करने लगी। अनुपमा के ऑफिस से फोन था। ज्वाइनिंग के बारे में पूछ रहे थे। अनुपमा तो शादी के बाद ही ज्वाइन कर लेना चाहती थी, लेकिन अथर्व के पापा ने उसे कहा कि हमें खुद ही सीए की आवश्यकता है, तो तुम अपनी ही फर्म में काम करो। हालांकि वह वहां कार्य नहीं करना चाहती थी, क्योंकि फिर उसको इस रिश्ते में बंधा रहना पड़ रहा था, किंतु वह चाहकर भी अंकल का विरोध नहीं कर पा रही थी। वे और आंटी तो उसी के भले की सोच रहे थे। अनुपमा के लिए ये शादी एक भंवर की तरह हो गई थी, जिसमें से उसका बचकर निकलना उसे असंभव ही लग रहा था। अगर अंकल आंटी को एक बार वह मना भी ले, लेकिन माँ तो ऐसा करने पर उससे अपना रिश्ता ही तोड़ देगी। माँ के लिए पारिवारिक मूल्य बहुत मायने रखते हैं। विपत्ति के समय किसी ने माँ का साथ नहीं दिया, न पापा के परिवार ने और न ही माँ के परिवार ने। फिर भी माँ ने उन सबसे रिश्ते बनाए रखे, चाहे उसके लिए उन्होंने कितने ही समझौते किए। वह माँ को दुख भी नहीं पहुंचाना चाहती थी और अथर्व के साथ शादी के बंधन में भी नहीं रहना चाहती थी। माँ ने उसे बहुत समझाया कि धीरे धीरे अथर्व को समझाने की कोशिश करो, हो सकता है कि आगे चलकर तुम दोनों का ये रिश्ता बहुत अच्छा साबित हो। अभी तक तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए उस तरह से नहीं देखा, लेकिन अब जब परिस्थितियों ने तुम्हें इस पवित्र बंधन में, पवित्र रिश्ते में बांध ही दिया है, तो एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। हो सकता है आगे चलकर तुम दोनों एक दूसरे को चाहने लगो। अनुपमा को अपनी माँ की बात पर हंसी आ जाती। वह सोचती, माँ क्यों असंभव को संभव करने की कोशिश कर रही है। कुछ भी हो, अनुपमा अपने मन को मना ही नहीं पा रही थी इस रिश्ते को निभाने के लिए। वह सोच रही थी वह चुपचाप से अपनी नौकरी ज्वाइन कर ले, वहीं पीजी में कहीं रह लेगी। कुछ दिन अंकल आंटी व माँ उससे नाराज रहेंगे, लेकिन बाद में वे भी समझ जाएंगे कि मैं गलत नहीं हूँ। जहाँ तक बात है शादी की, तो सभी जानते ही हैं कि अथर्व भी इस शादी से खुश नहीं है। अथर्व तो शायद अंकल से बहुत डरता है, इसीलिए उनके आगे में आने लगता है। वरना एक अच्छा खासा जवान पढ़ा लिखा लड़का कैसे जबरदस्ती अपनी इच्छा के खिलाफ, कैसे अपने जीवन का इतना बड़ा डिसीजन चुपचाप सर झुकाकर मान सकता है। अचानक अनुपमा के दिमाग में घंटी सी बजती है, अरे कहीं अथर्व भी मुझे पसंद तो नहीं करता रहा होगा, और चूंकि मैं उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती थी, इसलिए मुझे नापसंद करने का नाटक करता रहा होगा। देखो तो, जब से शादी हुई है मेरी पसंद नापसंद का भी कितना ध्यान रखता है। वह चाहता तो कोई बहाना करके घर से बाहर चला जाता, बल्कि वह तो 24 घंटे घर पर ही बना रहता है। हाँ, अनुपमा यही सही है। अब तो अथर्व की हर बात को मैं और गौर करूंगी। वह कोई छोटा बच्चा थोड़े ही है जो अंकल आंटी की हर बात सर झुकाकर मान ले। अच्छा खासा गबरू जवान है। फिर अभी तो कोई भी घर पर नहीं है। वह चाहता तो कहीं भी चला जाता, लेकिन मैं देख रही हूँ कि मेरे चारों ओर ही मंडराता रहता है। कोई इतना अच्छा भी नहीं हो सकता। अब इससे तो कोई उम्मीद करना भी बेकार है। जो भी करना है इस रिश्ते से छुटकारा पाने के लिए मुझे ही करना है, लेकिन करूँ तो क्या करूँ। वह किचन में गई और अदरक इलायची की एक स्ट्रॉन्ग सी चाय बनाकर ले आई। वह डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय पीने लगी। तभी सकू काकी वहां आ गईं।
वह बोली, बिटिया खुद क्यों चाय बना ली, मुझे बुला लिया होता। बड़ी मालकिन को पता चलेगा कि तुम किचन में काम करती हो तो बहुत डांटेंगी मुझे। अरे काकी, आप घबराओ नहीं, मुझे आदत है इन कामों को करने की। वैसे भी खाली बैठे रहने से तो अच्छा है कि कुछ काम ही कर लिया जाए। और आंटी को कौन बताएगा कि हम क्या कर रहे हैं। सक्कू काकी उसकी मासूमियत पर फिदा हो गई। वह तो सौम्या को देखती थी, जो कभी भी अथर्व बाबा के साथ घर आ जाती थी और बेवजह उन सब पर हुक्म चलाती थी। वह तो बड़ी मालकिन से भी अधिक बात नहीं करती थी। वह हमेशा अकड़ में रहती थी। बस बड़े मालिक के सामने उसकी घिघी बंध जाती थी। तभी तो वह उस समय घर आती थी जब मालिक घर पर न होते थे। अच्छा ही हुआ कि अथर्व बाबा की शादी अनुपमा बिटिया से हो गई। इस घर को ऐसी ही प्यारी सी समझदार बहू चाहिए थी। तभी तो मालिक ने ये शादी तुरंत करवा दी। ईश्वर इन दोनों की जोड़ी सदा बनाए रखे। काकी, आज शाम को क्या बना रही हैं खाने में? अथर्व बाबा कह रहे थे कि आप दोनों आज बाहर खाने जाएंगे। आपको नहीं पता क्या? अनुपमा को कुछ नहीं सूझा कि काकी को अपने रिश्ते का सच बताना चाहिए या नहीं, लेकिन उसे अथर्व पर गुस्सा आ रहा था कि बिना उससे पूछे उसने बाहर खाना खाने का प्रोग्राम भी बना लिया और उसे बताना तक उचित नहीं समझा। वह दंदनाते हुए अथर्व के पास जा ही रही थी कि अथर्व खुद ही उसके पास आ गया। इससे पहले कि अनुपमा कुछ बोल पाती, वह बोला, आज बाहर खाने चलें? अनुपमा, मैं नहीं जा रही हूँ। क्यों? मन नहीं है तो बना लो मन, क्या हर्ज है। आज अरिजीत सिंह का शो है, उसी की टिकट करवा ली है, वहीं खाना भी खा लेंगे। अथर्व को पता था कि अनुपमा अरिजीत सिंह के गानों की दीवानी है। वह उसके शो के लिए मना नहीं करेगी। ये सब उसे आरुषि ने बताया कि उसे इसी बहाने घर से बाहर घुमाने ले जाओ। अरिजीत सिंह के शो का नाम सुनते ही आरुषि बच्चों की तरह मचल उठी। वह जल्दी से तैयार होकर नीचे आई तो अथर्व उसे देखता ही रह गया। वह पिंक कलर की कुर्ती और जीन्स में बहुत ही प्यारी लग रही थी। अनुपमा आज कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही थी। अथर्व उसे घूर घूर कर देख रहा था। अनुपमा उसे यूं घूरते हुए देखकर बोली, अब चलो भी, कभी कोई खूबसूरत लड़की नहीं देखी है क्या? अथर्व थोड़ा झेपते हुए, क्या मतलब है तुम्हारा? अरे ऐसे घूर घूर कर देख रहे हो जैसे कभी कोई लड़की नहीं देखी होगी। हमेशा बकवास करती रहती हो, न जाने अपने आप को क्या समझती हो। और गुस्से में जल्दी से बाहर निकल गया। अनुपमा भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल गई। सक्कू काकी को उसने पहले ही बता दिया था कि वह दोनों बाहर जा रहे हैं। गाड़ी में भी दोनों चुपचाप ही बैठे रहे। अनुपमा ने हाथ बढ़ाकर अरिजीत के गाने ही चला दिए। अथर्व उसे कभी कभी कनखियों से निहार लेता। अनुपमा तो आंखें मूंदकर सीट पर ही सर टिकाए हुए गानों का मजा ले रही थी। आज अनुपमा ने अपने बालों को खुला छोड़ रखा था। खुले बालों में वह और भी अच्छी लग रही थी। अथर्व न चाहते हुए भी उसकी ओर खिंचाव सा महसूस कर रहा था। हालांकि वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। अचानक सड़क पर एक कुत्ता आ गया। अथर्व ने जोर से ब्रेक लगाया तो अनुपमा को बहुत जोर का झटका लगा। वह हड़बड़ा गई। क्या हुआ? ऐसे कैसे गाड़ी चला रहे हो? अथर्व, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? अरे अचानक से कुत्ता गाड़ी के आगे आ गया। अच्छा हुआ कि कोई गाड़ी पीछे से नहीं आ रही थी, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। अनुपमा, कोई बात नहीं, तुम आराम से चलाओ, ऐसे होता ही रहता है सड़क पर तो। बस अपनी साइड और स्पीड हमेशा कंट्रोल में रहनी चाहिए। तुमको तो चोट नहीं लगी ना? नहीं, बेल्ट पहनने के बहुत फायदे हैं, वरना जितनी जोर से ब्रेक लगा आदमी उछलकर बाहर ही गिर पड़े। वे दोनों वेन्यू पर पहुंचे तो वहां बहुत भीड़ थी। गाड़ी पार्क करके वे स्टेज के पास अपनी सीट पर पहुंचे। भीड़ बहुत ही अधिक थी। सब लोग बहुत खुश थे। एक सुंदर सी लड़की और बहुत ही स्मार्ट सा लड़का होस्ट कर रहे थे। सभी बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया गया था। अनुपमा को ऐसे कार्यक्रमों में जाने का पहले अनुभव नहीं था। वह बहुत ही उत्सुक होकर सब कुछ देख रही थी और अथर्व उसकी उत्सुकता को देखकर खुश हो रहा था। जब वे दोनों अंदर जा रहे थे तो कुछ लड़कों का झुंड पीछे से आकर अनुपमा को ही देखकर सीटी बजाते हुए आगे निकल गए। अनुपमा की तो जान ही निकल गई। वह ना चाहते हुए भी अथर्व के कुछ ज्यादा ही करीब आ गई थी। अथर्व ने भी जानबूझकर लड़कों से कुछ नहीं कहा।
दरअसल वह देखना चाहता था कि उस पर हमेशा गुर्राने वाली वह शेरनी वाकई शेरनी है या फिर कोई भीगी बिल्ली। लेकिन अनुपमा का मासूमियत देखकर वह उस समय कुछ नहीं बोला, बस उसको अपनी बाहों के घेरे में लेकर आगे बढ़ता रहा। हालांकि लड़कों को उसने आंखें दिखाते हुए ये एहसास करा दिया कि उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो आंखें फोड़ दूंगा। कोई और दिन होता तो अनुपमा अथर्व को कभी अपने इतने पास नहीं आने देती, लेकिन आज वह उन बिगड़ैल लड़कों से पंगा लेकर अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी। इन 3-4 महीनों में उसे ये एहसास तो हो गया था कि अथर्व के बारे में जैसा वह सोचती थी वह उतना भी खराब नहीं है। फिर अपना मूड खराब कर अपने पसंदीदा सिंगर अरिजीत सिंह को आमने सामने देखने की उत्सुकता में वह खलल नहीं डालना चाहती थी। वे दोनों अपनी सीट पर बैठ गए। अरिजीत सिंह के ही गाने वहां गूंज रहे थे। सभी लोग बेसब्री से अपने फेवरेट सिंगर का इंतजार कर रहे थे कि तभी अनाउंसमेंट हुई कि अरिजीत सिंह स्टेज पर आने वाले हैं। अनुपमा का हृदय तो बहुत तेज धड़क रहा था, जैसे अरिजीत सिंह सिर्फ उसी के लिए ही गाना गाने आ रहा हो। वह अपने विचारों में खोई हुई ही थी कि अरिजीत सिंह स्टेज पर अवतरित हुए। सभी लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। लोग तो उनसे हाथ मिलाने के लिए स्टेज की ओर भागे, लेकिन पहले से ही सतर्क पुलिस बल ने सभी युवाओं को आगे बढ़ने से रोक दिया और अपनी अपनी सीट पर बैठने को कहा। अरिजीत के स्टेज पर पहुंचते ही अनुपमा भी उछलकर खड़ी हो गई। उसने अथर्व का हाथ कसकर पकड़ लिया। ये देख अथर्व पहले तो सकपका गया, लेकिन फिर उसे भी अनुपमा का अपना हाथ यूं पकड़ना बहुत अच्छा लगा। उसने पहली बार अनुपमा को इतना उत्साहित देखा, नहीं तो वह हमेशा ही शांत रहती। काफी देर तक अनुपमा अथर्व का हाथ अपने हाथों में लेकर बैठी रही। जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो उसने अथर्व की ओर देखा, जो अरिजीत सिंह के गाने को बहुत ही तल्लीन होकर सुन रहा था। अनुपमा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत झेपते हुए अथर्व का हाथ छोड़ दिया। अथर्व मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अनुपमा अरिजीत सिंह को देखने में इतनी तल्लीन थी कि वह अथर्व को तो भूल ही गई। अरिजीत सिंह भी अपनी परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत रहा था। बंस मोर की आवाजें चारों ओर गूंज रही थीं। वह भी खूब शोर मचाती तालियां बजाकर खुश हो रही थी। अथर्व को ऐसा लग रहा था जैसे एक नन्ही सी बच्ची को जब अपनी मनपसंद चीज मिल जाए तो वह अपनी खुशियों को अभिव्यक्त करती है, वैसे ही अनुपमा के अंदर छुपी हुई बच्ची भी आज अपनी मौज में थी, अपने चारों ओर के वातावरण से बेखबर, बिल्कुल भोली भाली। अथर्व ने तो कई बार ऐसे बड़े बड़े सिंगर्स के लाइव शो अटेंड किए थे, तो उसके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। उसका पूरा ध्यान तो बस केवल अनुपमा पर ही केंद्रित था। आज पहली बार अथर्व को उस पर प्यार आ रहा था। उसके इस भोलेपन का वह कायल हुआ जा रहा था। आज तक तो उसने उसका गंभीर रूप ही देखा था। उसके सामने आते ही वह और भी अधिक खड़ूस बन जाती थी, तो उसका ये कोमल रूप उसे कभी नजर नहीं आया। बेचारी की पारिवारिक परिस्थितियों ने उसे बचपन में ही परिपक्व बना दिया। हमेशा समझदारी का एक लवादा सा ओढ़े रहती है। अथर्व ने मन ही मन खुद से वादा किया कि वह हर हाल में अनुपमा को खुश रखने की कोशिश करेगा। वह उसकी खातिर खुद को बदलने की कोशिश करेगा ताकि वह उसके साथ कंफर्टेबल फील कर सके। अथर्व को लग रहा था कि वह तो अभी भी अपने माता पिता के रहते कितना बेफिक्र होकर रहता है। अगर उन्होंने कुछ जिम्मेदारियां दे दी तो ठीक, वरना माँ पापा को कह देती है रहने दो, अभी तो वह छोटा ही है, समय आने पर सब संभाल लेगा, जब तक हम लोग हैं जी लेने दो बेफिक्र होकर। एक बेचारी अनुपमा है जो पिता के प्यार से तो बचपन में ही वंचित हो गई थी, लेकिन जिम्मेदारियों के चलते आंटी भी कहाँ उसकी भावनाओं को समझ पाई। उस लड़के की गलती की सजा बेचारी अनुपमा को दे दी। दुनिया का ये दोगलापन अथर्व को कभी भी समझ नहीं आया। अगर अनुपमा की जगह उसकी अपनी बहन आरुषि होती तो क्या वह लोकलाज की खातिर किसी के भी साथ उसकी शादी होने देता? नहीं, वह ऐसा कभी भी नहीं होने देता, बल्कि उस लड़के को जेल की हवा और खिला देता। कार्यक्रम के बीच में लोग खाने पीने की चीजें लेकर आ रहे थे। उन्हें खाते हुए देखकर अनुपमा अथर्व को देखते हुए बोली, कुछ खाने के लिए ला दो, बहुत भूख लगी है। तब अथर्व को एहसास हुआ कि उसने एक बार भी उसे खाने के लिए नहीं पूछा, जबकि अनुपमा की आदत है कि वह कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा खाती रहती है।
उसने कहा, चलो तुम भी चलो, जो कुछ भी खाना हो अपनी पसंद से ले लेना। वह ठीक है कहते हुए कैंटीन में चले गए। अरिजीत सिंह भी उस समय बैक स्टेज ही थे। अनुपमा ने जल्दी से दोनों के लिए कॉफी ऑर्डर की। कुछ स्नैक्स लेकर जल्दी से वह वापस जाने लगी तो अथर्व ने उसे वहीं एक खाली टेबल पर बैठ जाने को कहा। वह बोला, पहले इत्मीनान से कुछ खा पी लो, फिर चलेंगे। अरिजीत सिंह कहीं भागा नहीं जा रहा है, अभी 2 घंटे का प्रोग्राम बाकी है। उससे मिलना चाहती हो तो उसका भी इंतजाम किया है मैंने। क्या कहा तुमने, फिर से कहो। अनुपमा को मानो खुद के कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ हो कि जो कुछ भी अथर्व ने कहा वह सच है। खुद से बुदबुदाते हुए, क्या बात है, खड़ूस क्या करना चाहता है? अरे अजीब लड़की हो तुम भी, एक तो तुम्हारा ध्यान रखो और तुम्हारी बकवास भी सुनो। अथर्व हंसते हुए अपनी चेयर पर पीछे पीठ लगाकर बैठ गया। वह कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता था जिससे उसे लगे कि वह उसका ख्याल नहीं रख रहा है। अपने स्नैक्स खाने के बाद वे दोनों फिर अंदर चले गए। अरिजीत सिंह अपने फ्रेंड की डिमांड पर नए नए गाने गा रहे थे। अनुपमा फिर से गानों में खो गई। अथर्व को भी बहुत मजा आ रहा था। वह अनुपमा के लिए भी बहुत खुश था कि वह एंजॉय कर रही है। अथर्व को लगा कि अनुपमा को कभी भी शायद ऐसा खुला वातावरण नहीं मिला कि वह अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी पाती, इसलिए वह कुछ ज्यादा ही प्रोएक्टिव हो जाती है। एक पिता का होना बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है। माँ सब कुछ कर सकती है, लेकिन सामाजिक पाबंदियाँ जो औरतों के लिए लोगों ने जबरदस्ती थोपी हुई हैं, उनको फेस करना इतना भी आसान नहीं है। अनुपमा को आज बहुत दिनों बाद अच्छा लग रहा था। उसने अरिजीत सिंह से मुलाकात भी की और उसका ऑटोग्राफ भी लिया। आज पहली बार उसने अथर्व को दिल से धन्यवाद किया। फिर उन दोनों ने एक अच्छे से रेस्तरां में खाना खाया और जब वो दोनों घर पहुंचे तो 12 बज चुके थे। घर आकर अनुपमा ने अपने कपड़े लिए और अथर्व को गुड नाइट कहकर आरुषि के रूम में चली गई। अथर्व उसे जाते हुए देखता रहा। वह अनुपमा को रोकना चाहता था लेकिन कुछ कह नहीं पाया। अनुपमा जैसे ही कपड़े चेंज करने के लिए वॉशरूम में घुसी, एक बड़ी सी छिपकली उसके ऊपर गिर पड़ी। अनुपमा बहुत जोर जोर से चीखने लगी। उसकी आवाज सुनकर अथर्व और सक्कूबाई दौड़कर उस रूम में आए। अथर्व को देखते ही अनुपमा उससे लिपट गई। तब तक सक्कूबाई भी वहां पहुंच गईं। अथर्व ने पूछा, क्या हुआ अनुपमा, तुम चिल्लाई क्यों? उसने अथर्व को और भी कसकर पकड़ लिया। अथर्व और सक्कूबाई को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। अथर्व ने उसे धीरे से सोफे पर बैठाया। सक्कूबाई ने उसे पानी पीने को दिया, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। वह जोर से हाँफ रही थी। 10-15 मिनट तक तो वह कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं थी। अथर्व उसे अपनी बाहों में भरकर बैठा रहा। उन दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। सक्कूबाई ने सारा कमरा टटोल डाला कि क्या है, किंतु उसे कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा था जिसके कारण अनुपमा की ऐसी हालत हो गई थी। दरअसल अनुपमा को छिपकली से इतना डर लगता था कि वह अपने होश खो बैठती थी। जब वह 10-11 साल की थी तो छिपकली उसके कपड़ों में घुस गई थी। तब से छिपकली का डर उसके दिलो दिमाग पर फोबिया बनकर छा गया था। अगर उसे कहीं छिपकली दिखाई देती तो वह उस जगह दोबारा कभी नहीं जाती थी। करीब आधे घंटे बाद उसे होश आया। तब तक अथर्व ने अपने फैमिली डॉक्टर को फोन कर बुला लिया था। उन सबको पता नहीं था कि क्यों अनुपमा ऐसा व्यवहार कर रही है। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया था, हाथ पैर भी बिल्कुल ठंडे हो गए थे। डॉक्टर ने बीपी चेक किया तो बहुत ही कम हो रखा था। उन्होंने उसे तुरंत चीनी नमक का घोल पिलाया और सक्कूबाई से उसके हाथ पैरों पर मालिश करने को कहा। थोड़ी देर बाद जब वह थोड़ा नॉर्मल हुई तब उसने उन सबको बताया कि क्या कारण है उसके इस तरह से परेशान होने का। उन सब ने भी ये सुनकर राहत की सांस ली। सक्कूबाई ने सबके लिए कॉफी बनाई। तब जाकर अनुपमा को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ, लेकिन फिर भी वह बहुत डरी हुई थी। सक्कूबाई को अथर्व ने सोने को कहा तो वह अपने कमरे में चली गई। अथर्व खुद भी अपने कमरे में जाने लगा तो अनुपमा भी उसके साथ साथ चल दी। अथर्व ने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि वह तो खुश हो गया कि अब वह आरुषि के कमरे में जाने की सोचेगी भी नहीं। अथर्व ने उसे बेड पर सोने को कहा तो वह आज्ञाकारी बच्चे की तरह चुपचाप सो गई। अथर्व सोफे पर जाकर लेट गया। आज तो अनुपमा का डर के मारे ये हाल था।
कि वह चाह रही थी कि अथर्व यहीं उसी के पास बेड पर सो जाए तो अच्छा होता, किंतु संकोच बस वह कुछ कह नहीं पाई। जहां अथर्व को पूरी रात अनुपमा का डर कर उससे लिपटना गुदगुदाता रहा, वहीं अनुपमा डर के एहसास से सो ही नहीं पाई। दोनों पूरी रात करवटें बदलते रहे अपने अपने एहसासों के साथ। सुबह सुबह नींद ने दोनों को घेर लिया तो वो काफी देर तक सोते रहे। सकूबाई ने भी उन्हें जगाया नहीं। जब दोनों की नींद खुली तो सुबह के 10 बजे थे। दोनों उठकर फ्रेश हुए। अनुपमा ने अथर्व से कहा कि वह छिपकली को आरुषि के कमरे से बाहर भगा दे। अथर्व ने हंसते हुए हाँ में सिर हिलाया और आरुषि के कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद एक मोटी सी छिपकली को चिमटे से पकड़कर माली को देते हुए बोला, इसे घर से दूर फेंक कर आ जाओ। आरुषि छिपकली को देखकर ही सकूबाई के पीछे छुप गई। ये देखकर वे सब हंसने लगे। सकूबाई बोली, ये तो बहुत बड़ी छिपकली है, इसके तो हो सकता है बच्चे भी हों। तो बिटिया तुम आरुषि बिटिया के कमरे में जाना ही मत। ये सुनकर तो अनुपमा के चेहरे का रंग ही फीका पड़ गया। वह बोली, तो क्या और कमरों में भी छिपकली हो सकती हैं? वैसे तो बिटिया मालिक 6 महीने में पूरे घर में और बंगले के चारों ओर दवाइयों का छिड़काव करवाते हैं, तो कोई कीट पतंगे यहाँ रहते नहीं हैं, लेकिन कभी हो जाता है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अथर्व के मन में तो कुछ खिचड़ी पक रही थी, पर वह मन ही मन बहुत खुश हो रहा था, लेकिन बाहर नहीं दिखा रहा था। नाश्ता करते वक्त भी वह चुपके चुपके अनुपमा को ही निहार रहा था। तभी फोन की घंटी बजी। फोन अथर्व की मम्मी का था। आरुषि का रिश्ता पक्का हो गया था। वे सब अगले हफ्ते वापस लौट रहे थे। 1 महीने बाद आरुषि की एंगेजमेंट थी। वे सब बहुत खुश थे। मम्मी पापा आरुषि सबसे दोनों ने बात की। अथर्व ने मिठाई ऑर्डर की और सभी का मुंह मीठा करवाया। इसी खुशी में अथर्व ने घूमने का प्रोग्राम बना लिया। दोनों शॉपिंग करने मॉल निकल गए। अनुपमा और अथर्व मॉल पहुंचे तो उस दिन छुट्टी के कारण मॉल में बहुत भीड़ थी। गाड़ी पार्क करके जब वे मॉल में पहुंचे तो वहां एक रैंप वॉक हो रही थी, जिसमें नए शादीशुदा जोड़े रैंप वॉक कर रहे थे। सभी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे। अथर्व का मन हो रहा था कि वे दोनों भी रैंप वॉक करते तो कितना अच्छा लगेगा। उसने जब यही बात अनुपमा को बताई तो वह बोली, रैंप वॉक और मैं, ना बाबा ना। तुम्हें आता है मॉडलिंग करना? हाँ आता तो है, कॉलेज के दिनों में कभी कभी शौकिया कर लिया करता था। कुछ भी नहीं करना है, हाथों में हाथ डालकर चलना ही तो है। तो जाओ तुम कर लो, मैं तुम्हारा वीडियो बनाकर आरुषि को भेज दूंगी। वैसे भी तुम तो मॉडल लगते भी हो, क्या पता प्रतियोगिता में तुम ही जीत जाओ। ओहो बुद्धू लड़की, ये शो न्यूली मैरिड कपल्स के लिए रखा गया है। मैं अकेला भाग नहीं ले सकता हूँ। फिर तो रहने ही दो, मैं जीतने में तुम्हारी मददगार तो बनूंगी नहीं, और ऊपर से गिर गई तो इज्जत का फलूदा और हो जाएगा। अथर्व प्रायोजकों के पास गया तो वहां उसका एक परिचित निकल गया, जो उसका कॉलेज के समय का दोस्त था। जब वह शौकिया मॉडलिंग करता था, उसने खुद ही अथर्व को प्रतियोगिता में भाग लेने को कहा। उसने बताया कि वैसे तो सभी प्रतिभागियों का रजिस्ट्रेशन महीने भर पहले से हो रखा है, लेकिन आयोजक 2 जोड़ों को रैंडमली एट द स्पॉट चूज कर सकते हैं। तुम भाभी जी को लेकर आओ, अभी तुम्हारे पास बहुत समय है। यार यही तो समस्या है, वह राजी नहीं है। कह रही है उससे नहीं होगा। क्या बात कर रहा है? आजकल की लड़कियां तो रैंप पर उतरने को बावली हुई जा रही हैं, और तुम कह रहे हो भाभी नहीं मान रही हैं। तू लेकर आ, मैं समझाऊंगा उन्हें। नहीं यार छोड़, वह नहीं मानेगी। फिर समय भी तो नहीं है, ऊपर से वह तो जीन्स टॉप में है और तुम्हारी थीम है इंडियन यानी साड़ी, हो नहीं पाएगा। तुम जाकर भाभी को लेकर आ जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा। जब काफी देर तक अथर्व वापस नहीं लौटा तो अनुपमा ने उसे फोन किया कि कहाँ चले गए। अथर्व तुरंत उसके पास गया और उसे अपने दोस्त से मिलवाने ले गया। उसका दोस्त अनुपमा को देखता ही रह गया। अभिवादन करके धीरे से अथर्व के कान में बोला, कहाँ से हीरा चुनकर लाए हो? बस थोड़ा सा चमकाने की जरूरत है, वह मैं कर लूंगा। देखना इस प्रतियोगिता के विनर तुम ही बनोगे, चलो मेरे साथ। वे दोनों उसके साथ अंदर गए तो वह बहुत ही सुंदर रूम था। बाहर रैंप पर सभी जोड़े प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि वे प्रोफेशनल मॉडल नहीं थे। अथर्व के दोस्त अनिकेत ने अनुपमा को बताया कि वह उसे मॉडल बनाने जा रहा है, तो अनुपमा सोफे पर से उछल पड़ी। अनिकेत उसको यूं उछलते देखकर बोला, क्या हुआ भाभी जी, आप क्यों खड़ी हो गईं?
अनुपमा ने उल्टा उसी से सवाल पूछ लिया। क्या कहा आपने? फिर से कहिए। मैं और मॉडलिंग? ना बाबा, मेरे बस की बात नहीं है, ये सब मुझसे नहीं होगा। और वह भी आज ही। अनिकेत हंसते हुए। भाभी, आपसे जरूर होगा। ये यूं समझिए, ये प्रतियोगिता शायद आपके लिए ही आयोजित की गई है। अथर्व तो एक अच्छा मॉडल है ही, लेकिन आप तो बिल्कुल रॉ हो। हमें ऐसी ही मासूम और भोली सी नेचुरल खूबसूरती चाहिए थी, जो आजकल कुछ दुर्लभ सी हो गई है। आप प्लीज मना मत कीजिए, आप हाँ कर दीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अनुपमा अथर्व को गुस्से में घूरते हुए आंखों ही आंखों में इशारे से बोली, ये सब क्या है? अथर्व ने कान पकड़ लिए और भोली सी सूरत बनाकर चुप चुप खड़ा रहा। उसकी मासूमियत देखकर अनुपमा की हंसी छूट गई। अनिकेत भी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वह बोली, देखो अनिकेत, तुम्हारे पास एक से एक मॉडल हैं। तुम्हें मुझ में ऐसा क्या नजर आ रहा है कि यूं हाथ जोड़कर खड़े हो? वह बोला, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एक बार आप हाँ कर दो, मैं आपको रैंप पर भेज दूं, फिर आप खुद ही समझ जाएंगी कि मैं क्यों ऐसा कह रहा था। अनुपमा, ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है रैंप पर जाने लायक, और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम लोग मुझे दोष मत देना। अनिकेत याहू कहते हुए उछल पड़ा। अथर्व को हाई फाइव करते हुए अथर्व के गले लग गया। अथर्व भी अनुपमा की हाँ सुनते ही बहुत खुश हुआ। उसका सपना था फिल्मों में जाने का, लेकिन उसके पापा नहीं चाहते थे कि वह फिल्मों की ओर अपना रुख करे, इसलिए उन्होंने अथर्व को जल्दी ही बिजनेस में इन्वॉल्व कर दिया, ताकि उस ओर से उसका ध्यान हट जाए। लेकिन आज वही दबी कुचली इच्छा बलवती हो गई। अनुपमा तो बहुत नर्वस थी, लेकिन वह ये नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से अथर्व को शर्मिंदा होना पड़े, इसलिए अपने भीतर वह एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने की कोशिश कर रही थी। अथर्व ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, परेशान मत हो, मैं हूं ना। नहीं भी होगा तो क्या बिगड़ेगा? ये प्रतियोगिता तो आम लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ही रखी गई है। ये यूं कहें कि मॉल वाले अपने ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के लिए अक्सर ऐसे आयोजन करवाते रहते हैं। अनुपमा ने हाँ में सिर हिलाया और उसको आश्वस्त किया कि वह अपनी ओर से पूरी कोशिश करेगी। अनुपमा को अंदर ही अंदर तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन अथर्व का मन रखने के लिए उसने खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लिया था कि कुछ भी हो जाए वह अपना 100% देगी। पहले की बात होती तो अनुपमा कभी तैयार नहीं होती ये सब करने के लिए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अथर्व के व्यवहार में आए परिवर्तन को लेकर वह उसकी तरफ थोड़ा सा झुकाव महसूस कर रही थी। वह दिल से चाहती थी कि अथर्व इस प्रतियोगिता को जीत जाए। अनिकेत जैसे जैसे बता रहा था वह सब फॉलो कर रही थी। कभी तो अनिकेत भी उसकी परफॉर्मेंस देखकर हैरान रह जाता। उसने उन दोनों के लिए बहुत ही सुंदर अर्थेटिक वेयर टिपिकल इंडियन ड्रेस चूज की। मल्टी कलर की सुंदर सी ड्रेस में दोनों बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। अपनी पूरी तैयारी कर वह दोनों जैसे ही बाहर जाने लगे तो अनिकेत ने उन्हें वहीं रोक दिया और एक बड़ी सी स्क्रीन को खोलकर उस पर रैंप का दृश्य दिखाते हुए बोला, तुम दोनों यहीं बैठकर सबको बारीकी से वॉच करना। थोड़ी देर में ही रैंप पर कैट वॉक शुरू होने वाली है। तुम्हारा नंबर सबसे बाद में रखूंगा, ताकि तुम दोनों को थोड़ा और समय मिल जाएगा अपने परफॉर्मेंस को समझने के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट, कहते हुए अनिकेत बाहर निकल गया। 10 मिनट बाद अनाउंसमेंट हुई और एक एक कर सभी जोड़े रैंप पर उतरने लगे। अथर्व और अनुपमा जूम करके उनको बहुत ध्यान से देख रहे थे। अनुपमा का तो पूरा फोकस स्क्रीन पर ही था। सभी कंटेस्टेंट एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दे रहे थे। अनुपमा को अब बिल्कुल भी घबराहट नहीं थी, क्योंकि उसने पूरे मन से अपने आप को तैयार कर लिया था कि वह सबसे बेहतर कर लेगी। वह इंग्लिश में कहावत है ना कि बिगन इज हाफ डन। अनुपमा को कॉन्फिडेंट देखकर अथर्व भी बहुत खुश था। ये पहला अवसर था जब वह दोनों किसी काम को साथ मिलकर कर रहे थे, और वह भी पूरी सहमति के साथ, वरना दोनों हमेशा एक दूसरे की टांग खिंचाई से बाज नहीं आते थे। सब नवविवाहित जोड़े रैंप पर बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे। हर एक जोड़ी को देखकर दर्शकों में भी बहुत उत्साह देखने को मिल रहा था। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच
बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सब हो रहा था। अथर्व देख रहा था कि अनुपमा कैसे हर जोड़े को बहुत गौर से ऑब्जर्व कर रही थी। अथर्व का पूरा ध्यान अनुपमा को निहारने पर था, जबकि अनुपमा रैंप पर चल रही हर गतिविधि को बहुत ही ध्यान से देख रही थी। अथर्व को अनुपमा आज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसे रैंप वॉक जीतने का कोई क्रेज नहीं था, बल्कि वह अनुपमा का अधिक से अधिक सानिध्य पाना चाहता था। ये यूं कहिए कि उसे उससे प्यार हो गया था और वह चाहता था कि अनुपमा भी उस शादी को उसी तरह से एक्सेप्ट कर ले जैसे उसने कर लिया था। उसे नहीं पता था कि अनुपमा के मन में भी कहीं ना कहीं प्यार का अंकुरण हो चुका था। कहते हैं ना कि प्यार एक ऐसी भावना है जो सारे गिले शिकवे भुलाकर दुश्मन को भी अपना बनाने की काबिलियत रखता है। जिस भी मनुष्य के मन में ये उपजता है तो नजारा ही बदल जाता है। ठंडी सुगंधित बयार बहने लगती है। इंसान ख्वाबों के आकाश में उड़ते हुए सतरंगी सपने बुनने लगता है। खामियां ही नजर आती हैं, बस खूबियों के अंबार ही दिखाई देते हैं। यही हाल अथर्व का भी था। हाँ, अनुपमा अभी इतने गहरे गोते नहीं लगा रही थी, लेकिन सुखद एहसासों के झोंके उसे भी सहलाने लगे थे। ये वह अभिव्यक्ति थी जिसे अभिव्यक्त करने के लिए शब्दों का निर्माण किया ही नहीं गया है। इसको वही महसूस कर सकता है जो इसमें गोते लगा चुका हो। वह बिना कहे ही महसूस कर लेता है। वे दोनों इन्हीं एहसासों में डूब उतरा रहे थे कि अनिकेत ने अंदर आकर उन्हें रैंप पर उतरने को तैयार रहने को कहा। अगला नंबर उन्हीं का था। उन दोनों के रैंप पर आते ही तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा मॉल गूंज उठा। उनके जो ड्रेस थी वह बहुत ही सुंदर थी और वह दोनों उसमें बहुत ही सुंदर लग रहे थे। जब तक वह रैंप पर रहे तालियां बजती ही रहीं। अनुपमा का कॉन्फिडेंस देखकर तो अनिकेत भी दंग रह गया। उसे ये तो पता था कि वे दोनों कुछ न कुछ इनाम तो जरूर जीतेंगे, लेकिन इतना लोग उनको पसंद करेंगे, ये भरोसा अनिकेत और अथर्व दोनों को ही नहीं था। प्रतियोगिता के विजेता वह दोनों ही थे। दोनों को मोर कॉन्फिडेंट कंटेस्टेंट का खिताब भी मिला। वह सब बहुत खुश थे। उन्होंने उस पूरी रात बहुत एंजॉय किया। उन दोनों के रिश्ते के लिए ये बहुत ही सकारात्मक साबित होने वाला था। बहुत रात गए वो दोनों घर पहुँचे। अनुपमा और अथर्व आज दोनों अलग ही खुमारी में थे। वे दोनों भले ही एक दूसरे के लिए बेकरार नहीं थे, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के लिए कुछ तो महसूस कर रहे थे। ये यूं कहिए कि इस रिश्ते की एक नई शुरुआत हो चुकी थी। प्यार के अंकुर प्रस्फुटित हो रहे थे। हालांकि दोनों ही इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन एक दूसरे के प्रति कुछ लगाव सा होने लगा था। यही तो दोनों परिवार चाहते थे। कुछ दिन बाद अथर्व के मम्मी पापा भी वापस लौट आए और उसी की शादी तय हो चुकी थी, तो उसी की तैयारी में सब बिजी हो गए। अथर्व और अनुपमा यदि काफी देर तक एक दूसरे से दूर रहते तो एक अजीब सी बेचैनी दोनों ही महसूस करते। फिर भी अपने इन भावों को अभिव्यक्त करने की पहल कोई भी नहीं कर रहा था। हालांकि दोनों ही एक दूसरे का सानिध्य पाना चाहते थे। उनका एक दूसरे के लिए इस लगाव को अथर्व के माँ पापा भी बखूबी महसूस कर रहे थे। वे दोनों भी अपने बच्चों में आते इस बदलाव से बहुत खुश थे। अथर्व की माँ अनुपमा की माँ को भी ये खुशखबरी देती रहती। अनुपमा की माँ भगवान से हमेशा प्रार्थना करती रहती कि उसकी बच्ची इस रिश्ते को मन से अपना ले। वह अथर्व के माँ पापा की भी बहुत आभारी रहती कि उन्होंने ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी उसका साथ दिया। जब उनके अपने ही उनसे मुंह मोड़कर बैठे थे, वह बार बार उनका आभार व्यक्त करना नहीं भूलती। जबकि अथर्व के मम्मी पापा तो अनुपमा को बहू के रूप में हमेशा से ही देखना चाहते थे। अगर परिस्थितियों बस ऐसा न होता तो सौम्या जैसी नकचड़ी लड़की उनके बेटे को कब का उनसे अलग कर चुकी होती, या उनके इकलौते बेटे को अपनी उंगलियों पर नचा रही होती। वह तो अनुपमा को अपने घर के लिए बहुत ही शुभ मान रहे थे। अथर्व भी शादी के बाद परिपक्व हो गया था। पहले जब भी वो दोनों मिलते हमेशा एक दूसरे का मजाक उड़ाने का कोई अवसर न छोड़ते, लेकिन अब दोनों एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करने लगे थे। उन दोनों में आते इस बदलाव को देखकर अथर्व के माता पिता को बहुत सुकून महसूस हो रहा था। आज आरुषि के ससुराल वाले उनके घर मिलने आने वाले थे। अनुपमा की मम्मी को भी बुलाया गया था, लेकिन उनके स्कूल में एग्जाम होने के कारण
उनका सीधे शादी के समय ही आना तय हुआ। उस दिन तरह तरह के पकवान बनाए गए थे। अथर्व की माँ खाना बहुत ही लाजवाब बनाती थीं। अथर्व ने अपनी माँ से कहा, माँ, अनुपमा भी बहुत अच्छी डिशेज बनाना जानती है, अतः कुछ डिश उससे भी बनवा लीजिए। अथर्व के मुंह से अनुपमा की तारीफ सुनकर उसकी माँ मन ही मन बहुत खुश थीं। उन्हें बहुत अच्छा लगा कि अथर्व अनुपमा के हुनर को पहचानने की कोशिश कर रहा था। उसकी माँ तो अनुपमा की पाक कला से परिचित ही थीं। अनुपमा ने मेहमान नवाजी की सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली थीं। उसने एक लंबी सी लिस्ट बनाकर अथर्व को थमा दी थी। वह चुपचाप बाजार जाकर सभी चीजें लेकर आया। अनुपमा जो भी कहती सब मान रहा था और उसी ने महसूस किया कि उसका भाई अनुपमा के सानिध्य में रहने का बहाना ढूंढ रहा था। अनुपमा भी अथर्व से बहुत प्यार से पेश आ रही थी और उसे पूछना चाहती थी दोनों से कि वे दोनों एक दूसरे के बारे में अब क्या सोचते हैं, लेकिन वह डर रही थी कि कहीं दोनों बिदक ही न जाएं। जब लड़के वाले पहुंचे तो उनका स्वागत बहुत ही भव्य तरीके से किया गया। लड़का बहुत ही अच्छे स्वभाव का था। उसके माता पिता भी बहुत ही डाउन टू अर्थ लगे। अनुपमा सोच रही थी कि अंकल तो जादूगर लगते हैं। वे जानते हैं कि शादी जो हमारे देश में जन्म जन्मांतर का रिश्ता माना जाता है, उसके लिए दिखावा नहीं, यथार्थ आवश्यक है। अपने बच्चों के पालन पोषण में उन्होंने जितना ही अपनापन और प्यार दिया, उतना ही यथार्थ और व्यवस्थित जीवन भी। इसलिए उनके दोनों ही बच्चों ने सारी सुख सुविधाओं के होते हुए भी कभी मनमानी नहीं की। अपने माता पिता की राय को उन्होंने हमेशा तवज्जो दी। इसलिए अथर्व भी सौम्या को पसंद करता था, लेकिन पिता के फैसले को उसने अपनी प्राथमिकता दी। अथर्व के माता पिता को अपनी परवरिश पर पूरा विश्वास था कि उनके बच्चे उनके द्वारा दी गई स्वतंत्रता का कभी गलत फायदा नहीं उठाएंगे। अथर्व की माँ महसूस करती कि अनुपमा जब भी किचन में या घर के काम में उनकी मदद कर रही होती, अथर्व उनके आसपास रहने का कोई न कोई बहाना खोज ही लेता। माँ जानबूझकर अनजान बन जाती और अथर्व को भी अपने साथ इन्वॉल्व कर लेती। शादी वाले घर में हजारों काम होते हैं। उन दिनों उन सब की व्यस्तता कुछ अधिक ही बढ़ गई थी, लेकिन उसकी माँ अथर्व और अनुपमा को ऐसा काम देती जिससे दोनों को अधिक से अधिक एक साथ समय बिताने का अवसर मिल सके। यदि संभव हुआ तो दोनों को शॉपिंग करने मॉल भेज देती, जिससे दोनों को एक दूसरे को समझने का अधिक समय मिल सके। अगर आरुषि की शादी का समय न होता तो वह दोनों को हनीमून पर भेज देते, लेकिन अभी तो शादी की तैयारियों में ही सब बहुत व्यस्त थे। आरुषि भी कोशिश करती कि अनुपमा और उसके भाई में एक दूसरे के लिए प्यार और चाहत पनपे। वह अनुपमा का मन टटोलने की कोशिश करती कि अनुपमा उसके भाई के बारे में अब क्या सोचती है, लेकिन अनुपमा शर्मा जाती। उसे लगता कि कल तक तो मैं आरुषि से उसके भाई के बारे में कितना उल्टा सीधा बोल देती थी, लेकिन अब उससे सच्चाई बताने से भी कतरा जाती। हालांकि आरुषि उन दोनों में ही आते बदलाव को देखकर बहुत खुश थी। वह खुद की शादी से ज्यादा उन दोनों के लिए उत्साहित रहती। आखिर उसकी सबसे प्यारी सहेली उसकी भाभी बन गई थी। शादी चाहे जिन भी परिस्थितियों में हुई थी, लेकिन उन दोनों के स्वभाव में आया बदलाव सबको एक नई उम्मीद की आस जगा रहा था। अनुपमा की माँ भी जल्द से जल्द अनुपमा के घर पहुंच जाना चाहती थी, लेकिन एग्जाम की वजह से वह भी मजबूर थी। अनुपमा भी पग फेरे के बाद माँ से नहीं मिली थी। उसे भी माँ की बहुत याद आती, लेकिन वह किसी से कुछ कह नहीं पाती थी। वह पहले तो माँ से बहुत नाराज थी कि उन्होंने केवल समाज के लिए एक ऐसे रिश्ते में धकेल दिया था जो उसको कभी भी मंजूर न था, जिस समाज ने उसे कभी कुछ भी नहीं दिया। वह माँ से बस औपचारिक बातें ही करती, हालचाल पूछ लेती बस, जबकि वह माँ की परेशानियों से अच्छे से वाकिफ थी। फिर भी दुनिया देखी हुई थी माँ ने। बेबी चुपचाप उसकी नाराजगी को सहते हुए भगवान से प्रार्थना करती रहती कि हे भगवान, मेरी बच्ची को हमेशा खुश रखना, उसके रिश्ते में प्यार और विश्वास बनाए रखना, मेरी बच्ची को कभी कोई परेशानी अब मत देना। उसने बचपन से बहुत कष्ट सहे हैं, अब उसके आंचल को खुशियों से भर देना। शायद ईश्वर ने उसकी माँ की दुआओं को सुन लिया था, तभी तो दोनों के मन में प्यार के अंकुर फूटने लगे थे।
शादी की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थीं। वह दिन भी आ गया जब अनुपमा की मां अथर्व के घर पहुंची। सबने उनका खूब सम्मान के साथ स्वागत किया। अथर्व ही उनको लेने रेलवे स्टेशन गया था। जैसे ही अनुपमा ने मां को देखा, दोनों माँ बेटी बहुत भावुक हो गईं। अथर्व की माँ ने भी उनको जी भरकर रोने दिया। वे खुद भी एक माँ थीं और दूसरी माँ की भावनाओं को खूब समझती थीं। जब उनके मन का गुबार आंसुओं में बह गया तो कुशल क्षेम पूछने के बाद सभी ने चाय नाश्ता किया। अनुपमा ने उन्हें अपना पूरा घर दिखाया। अनुपमा को खुश देख उसकी माँ को बहुत तसल्ली हुई। वह बार बार ईश्वर को धन्यवाद देना ना भूलती। अनुपमा की माँ ने भी शादी की बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लीं। वह अथर्व के माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही थीं। सभी रिश्तेदार भी पहुंच गए थे घर में। घर में बहुत चहल पहल हो रही थी। अब सभी बहुत व्यस्त हो गए थे। अनुपमा ही आरुषि का सारा काम देख रही थी। कभी कपड़ों की फिटिंग तो कभी पार्लर की तैयारी, मेहंदी का डिजाइन कैसा होगा, सब अनुपमा पर ही आरुषि ने छोड़ दिया था। अनुपमा के कारण उसकी सास को भी बहुत आराम था। उन्होंने अनुपमा को अपनी भी तैयारियां करने को कहा। अनुपमा को फुर्सत ही नहीं थी कि वह अपने बारे में भी सोचे। अथर्व भी उसे अपनी तैयारी करने को बार बार कह रहा था। अथर्व को क्या पहनना है, अंकल आंटी अपनी माँ सबकी ड्रेसेज अनुपमा ने ही डिसाइड की। बारातियों को टीका द्वारचार सभी की तैयारियां बहुत ही सलीके से अनुपमा ने ही की हुई थीं। अथर्व ने बाहर का सारा काम संभाल रखा था। साथ ही वह ध्यान रख रहा था कि अनुपमा समय पर कुछ न कुछ खाती रहे, क्योंकि वह जब कार्य में बिजी रहती तो खाना पीना सब भूल जाती। अथर्व उसे जूस का गिलास भरकर पकड़ा देता, जिसे वह ना नुकुर करते हुए भी पी ही लेती। अनुपमा की माँ अथर्व को अनुपमा का ऐसा ख्याल रखते देख बहुत खुश होती और मन ही मन डरती भी कि कहीं उसकी ही नज़र उसके बच्चों को न लग जाए। वह भगवान को हमेशा याद करती रहती। फिर वह भी दिन आ गया जब आरुषि की बारात आने में केवल 2 ही दिन शेष रह गए थे। कल से हल्दी मेहंदी की रस्में शुरू हो रही थीं। घर आते सभी मेहमान अनुपमा की सुघड़ता देख बहुत आश्चर्यचकित थे। कोई तो अंदर ही अंदर जल भुन रहे थे और अथर्व के माता पिता के भाग्य को देखकर ईर्ष्या कर रहे थे, तो कुछ खुश भी थे। समाज परिवार में तो सभी तरह के लोग होते ही हैं। अगले दिन मेहंदी का प्रोग्राम था। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। अनुपमा और आरुषि ने डिजाइन पहले ही पसंद करके रखे थे। सुबह से ही पूरी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। सबसे पहले आरुषि की मेहंदी लगी, फिर अनुपमा ने अपने हाथों में मेहंदी लगवाई, फिर बाकी लोगों को भी बारी बारी से मेहंदी लगवाई गई। साथ में खाना पीना हंसी मजाक सब चलता रहा। शाम को डांस का प्रोग्राम था। अनुपमा और अथर्व का भी साथ में एक डांस रखा था। आरुषि ने जिद करके सारे मेहमान पहुंच चुके थे। अनुपमा और अथर्व दोनों ही बहुत बिजी थे। आरुषि की सारी पैकिंग हो चुकी थी। आरुषि की दूर की बुआ अनुपमा को बहुत गौर से देख रही थीं। कैसे वह सबका ध्यान रख रही थी। आजकल की लड़कियां कहाँ कोई काम करती हैं, उन्हें अपने आप से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो वह दूसरों का ध्यान कहाँ रखेंगी। वे अथर्व की माँ से बोली, तुमको बहू बहुत ही अच्छी मिली है, सबका कितने अच्छे से ख्याल रख रही है। आजकल की लड़कियों को तो अपने साज श्रृंगार से ही मतलब रहता है। बस तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारी बहू सुंदर होने के साथ साथ हुनरमंद और खुशमिजाज भी है। आरुषि ने भी महसूस किया कि सभी मेहमान अनुपमा को बहुत ही गौर से वॉच कर रहे थे। वह पंडित जी के पास गई और बोली, पंडित जी आप 2 नज़र बहू बना दीजिए। पंडित जी, बिटिया यहाँ बैठो, मैंने पहले से ही बनाकर रखा हुआ है, लाओ बांध देता हूँ। ठीक है पंडित जी, मेरे लिए जो बना है मुझे पहना दीजिए, लेकिन मैं जो 2 और बनवाने को बोल रही हूँ वह मेरे भैया और भाभी के लिए बनवाने हैं। ठीक है बिटिया, बना दूंगा। नहीं पंडित जी, सब काम छोड़कर पहले वही बना दीजिए प्लीज। ओके बिटिया, अभी बना देता हूँ। तब तक आरुषि की मम्मी वहाँ आ गईं और पूछने लगी कि वह वहाँ क्या कर रही है। आरुषि, माँ आपने मेरे लिए तो नजर बट्टू बनवा दिया, लेकिन भाभी और भाई के लिए क्यों नहीं बनवाया? जबकि देखो ना, सब आपके रिश्तेदार उन दोनों को घूर घूर कर देख रहे हैं। आरुषि की माँ को भी इस बात का एहसास हुआ कि हाँ, वह सही कह रही थी। उन्होंने भी महसूस किया
कि सभी लोग उनको और खासकर अनुपमा को बहुत ही गौर से देखने में लगे हैं। वह बोली, हाँ बेटा, आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे तो बिल्कुल ही इस बात का ध्यान नहीं रहा। फिर पंडित जी से मुत्ताफिक हुई। अनुपमा की बेचैनी को आरुषि भली भांति समझ रही थी। वह चाहती थी कि इस समय वह उसकी भाभी बनकर नहीं, एक सहेली की तरह अपनी भावनाओं को उससे बांटे। अनुपमा भी अपने जज्बातों को आरुषि से छुपाना नहीं चाहती थी। वह अपने मन के उद्गारों को आरुषि से बांटना चाहती थी, लेकिन उसका ननद भाभी वाला संबंध आड़े आ जाता। अथर्व भी कहीं नजर नहीं आ रहा था, जबकि अनुपमा चाहती थी कि तैयार होने के बाद सबसे पहले अथर्व ही उसे देखे। लेकिन ऐसी अनुपमा तेरी किस्मत कहाँ। मन ही मन सोचती अनुपमा बेसब्री से अथर्व का इंतजार कर रही थी। वह ये भी देखना चाहती थी कि जो एथेनिक बियर अनुपमा ने अथर्व के लिए आज पार्टी के लिए चूज किया था, उसमें वह कैसा लग रहा होगा। वह किसी काम से अपने कमरे में गई तो अचानक लाइट चली गई और वह किसी चीज से टकराकर जोर से गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसे पकड़ लिया। वह गिरते गिरते बची। इससे पहले कि वह संभल पाती, लाइट आ गई। उसने अपने आप को अथर्व की बाहों में पाया। वह शर्माते हुए खुद को छुड़ाने ही वाली थी कि अथर्व को देखती ही रह गई। अथर्व ने वही कपड़े पहने थे जो अनुपमा ने उसके लिए चुने थे। वहीं अथर्व की नजरें अनुपमा से हटी नहीं रही थीं। उसके बस में होता तो वह अनुपमा को यूं ही बाहों में भरकर उसके रूप को निहारता रहता, लेकिन वह अनुपमा के गुस्से से भी वाकिफ था, इसलिए बेचारा चाहते हुए भी अपनी बीवी को प्यार नहीं कर पा रहा था। यही हाल अनुपमा का भी था। वह भी अथर्व की बाहों में सिमट जाना चाहती थी, लेकिन एक तो आज घर मेहमानों से खचाखच भरा था, दूसरे नारी सुलभ संकोच। वह चाहते हुए भी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रही थी। दोनों बेमन से अलग हुए, दोनों ही एक दूसरे से आंखें चुरा रहे थे और अपनी भावनाएं भी छुपा रहे थे। दोनों ही चाह रहे थे कि अपने मन की बात एक दूसरे को बता दें। वे एक दूसरे की भावनाओं को अच्छी तरह समझ रहे थे, लेकिन शब्द भी तो अपनी अहमियत रखते हैं ना भाई। फिर प्यार में तो इन शब्दों का अभिव्यक्ति का महत्व और भी बढ़ जाता है। काफी देर तक दोनों खामोशी से एक दूसरे को निहारते रहे। फिर अनुपमा बोली, मैं चलती हूँ, बहुत काम है। अथर्व को तब होश आया। उसने जल्दी से अनुपमा का हाथ पकड़ लिया, मानो वह उसे छोड़कर कहीं दूर जा रही हो। उसकी बेताबी देख अनुपमा की हंसी छूट गई। लड़कियों को ईश्वर ने वरदान स्वरूप एक ऐसी शक्ति दी है जो सिर्फ उन्हीं में है। वे अपनी भावनाओं पर तुरंत नियंत्रण करना जानती हैं। उसे हंसते हुए देख अथर्व बोला, हंस क्यों रही हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। जोर से हंसते हुए, बाकी बाद में बताऊंगी, कहकर अनुपमा अपना हाथ छुड़ाकर बाहर चली गई। अथर्व मानो कोई सपना देख रहा हो। वह कुछ देर तक यूं ही खड़ा रहा कि जो कुछ उसने अभी अभी सुना क्या वह सच है। वह अपने कानों और किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह अपने ही ख्यालों में खोया हुआ मुस्कुरा रहा था कि उसका दोस्त अमन आया और उसे देखकर बोला, क्या बात है अथर्व, क्यों मुस्कुरा रहा है। उधर भाभी भी मुस्कुराते हुए कमरे से निकल गई हैं। अमन की बात सुनकर अथर्व होश में आया। वह बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तू बता, मैं कैसा लग रहा हूँ। बहुत ही डांसिंग लग रहा है। क्या किस्मत पाई है यार तूने। अंकल आंटी तो अच्छे थे ही, बीवी भी लाखों में एक मिली है, सर्वगुण संपन्न। ओए नजर मत लगा। नहीं यार, नजर क्यों लगाऊंगा, मैं तो तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। जिन परिस्थितियों में तुम्हारी शादी हुई थी तब लगता था तू कैसे इस जबरदस्ती की शादी को निभा पाएगा, लेकिन भाभी को देखकर तो तेरी किस्मत पर रश्क हो रहा है। तब तक अथर्व के पापा आते दिखाई दिए। अमन मर गया यार, तुम्हारी लव स्टोरी के चक्कर में भूल ही गया कि अंकल ने मुझे तुम्हें बुलाने यहाँ भेजा था। ओ यारा, मरवाएगा क्या, जल्दी चल अब। वे दोनों अथर्व के पापा के साथ सामान गाड़ी में रखवाने लगे। उनको वेन्यू ले जाने के लिए सारी गाड़ियों में सब लोगों को बिठाना था। अनुपमा, आरुषि, उन दोनों की माएं एक गाड़ी में बैठकर सबसे पहले पहुंच गए। वहां की सजावट देखकर आरुषि और अनुपमा बहुत खुश हुई। अनुपमा ने सभी लोगों को बिठाया और कैटरिंग का भी जायजा ले लिया ताकि कहीं किसी प्रकार की त्रुटि ना रह जाए। लड़की वाले तो अधिकतर मेहमान आ चुके थे। अनुपमा और अथर्व सभी मेहमानों का ख्याल रख रहे थे। अथर्व के मम्मी पापा और अनुपमा की मम्मी गेट पर सबका स्वागत कर रहे थे। सभी मेहमान आ चुके तो गाना बजाना शुरू हुआ। सभी लोगों ने खूब धमाल मचाया।
किसी ने गाना गाया तो किसी ने डांस किया, किसी ने चुटकुले सुनाए तो किसी ने मिमिक्री करके माहौल को खुशनुमा बना रहा था। फिर आई बारी अनुपमा और अथर्व के डांस की। दोनों जैसे ही स्टेज पर खड़े हुए, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा वेडिंग पॉइंट गूंज उठा। अनुपमा अथर्व ने बहुत ही सुंदर डांस किया। सब लोग उनकी परफॉर्मेंस देखकर बहुत खुश हुए। अथर्व ने उसके कान में कहा कि वह बहुत ही प्रिटी लग रही है, तो अनुपमा शर्मा गई। मेहंदी की रस्म में आरुषि ने अधिक अनुपमा और अथर्व ही छाए रहे। सभी रिश्तेदारों की निगाहें बरबस ही अनुपमा अथर्व की जोड़ी पर टिकी हुई थीं। कोई तो बहुत खुश हो रहे थे इस जोड़ी को देखकर, और कोई ईर्ष्या से मन में ही कुढ़ रहे थे। सभी की जबान पर अनुपमा एवं अथर्व का ही नाम था। इतने अच्छे से मेहंदी का प्रोग्राम संपन्न हुआ कि सब शादी की भव्यता का ही जिक्र कर रहे थे। अथर्व के दोस्तों ने भी बहुत सारा काम बखूबी निपटा दिया। अब कल की शादी अच्छे से संपन्न हो जाए बस। देर रात तक सब थक कर चूर हो गए थे, तो सभी जल्दी से सो गए। सुबह की तैयारियों के बारे में चर्चा करते हुए केवल परिवार के सदस्य ही जागे हुए थे। और उसी को सुलाकर उसकी मां ने अथर्व और अनुपमा को भी सो जाने को कहा, ताकि सुबह सब समय से उठ पाएं। अनुपमा और अथर्व जब अपने कमरे में पहुंचे तो रात के 2 बज रहे थे। वे दोनों इतना थके हुए थे कि चेंज करके तुरंत ही नींद की आगोश में समा गए। अथर्व अनुपमा से कुछ बातें करना चाहता था, लेकिन उसको गहरी नींद में सोया देख वह भी उसके बगल में लेट गया। सोते हुए वह कितनी मासूम लग रही थी। जगी होती तो उसे अपने इतने नजदीक पाकर जंगली बिल्ली सी गुर्राती। अथर्व को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने उसके माथे को चूमा और वह भी जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। सुबह जब अनुपमा की आंख खुली तो 6 बज रहे थे। उसने महसूस किया कि अथर्व और वह लगभग लिपट कर ही सो रहे थे। उसने देखा अथर्व गहरी नींद में है। उसका सर अनुपमा के हाथ के ऊपर है, तो बहुत मुश्किल से उसने अपना हाथ बाहर निकाला। वह नहीं चाहती थी कि अथर्व अभी जागे। अथर्व गहरी नींद में था और सोते हुए बहुत ही क्यूट लग रहा था। काफी देर तक अनुपमा उसे निहारती रही। फिर आज की व्यस्तता का सोच उसने हल्के से अथर्व के माथे को चूम लिया। पर ये क्या, जैसे ही वह उठने को हुई, अथर्व ने उसे अपनी बाहों में भींच लिया। वह शर्माई सी उसकी बाहों में सिमट गई। अथर्व बोला, आई लव यू अनुपमा। अनुपमा ने कहा, मी टू। ये बहुत भावुक क्षण थे दोनों के जीवन में, कि भावनाओं का उफान चरम पर था, लेकिन शब्द मौन थे। दोनों की शादी को साल होने को आया था, लेकिन अभी तक दोनों ने कभी भी इस तरह से कभी महसूस नहीं किया। वे दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे कि अनुपमा की मां ने दरवाजा खटखटाया। वह उन दोनों के लिए चाय लेकर आई थी। अनुपमा खुद को सहज करते हुए दरवाजा खोलने को गई। उसकी मां ने कहा, बेटा चाय पी लो और फिर जल्दी से फ्रेश हो जाओ। तुम्हारे सास ससुर तो कब के उठे हुए हैं, तुम भी तैयार होकर नीचे आ जाओ। अनुपमा ने माँ से पूछा कि उन्होंने चाय पी ली है, तो वो बोली, हाँ हमने तो बहुत जल्दी पी ली थी। अब तुम और दामाद जी भी तैयार होकर अन्य कार्यों में सहयोग करो। माँ उन्हें चाय देकर नीचे जाने लगी तो अथर्व ने उन्हें भी अंदर बुला लिया। वह बोला, आइए बैठिए आंटी, आपके साथ तो अभी तक कभी बात ही नहीं हुई। कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। आप अब रिटायरमेंट ले लो, यहीं आकर रहिए आप। हम सब साथ मिलकर ही रहेंगे। हाँ बेटा, 2 साल ही रह गए हैं अब रिटायरमेंट के, फिर तुम्हारे पास ही तो रहूंगी। भाई साहब और भाभी भी कब से यही बात कह रहे हैं। अनुपमा को अथर्व का अपनी माँ के लिए ये सब चिंता करना बहुत अच्छा लग रहा था। वो सब थोड़ा बात करके फिर अपने अपने कार्य में व्यस्त हो गए। हल्दी की सभी तैयारियां पूरी कर अनुपमा खुद भी तैयार होने कमरे में गई, तो अथर्व भी तैयार हो रहा था। पठानी कुर्ते पजामे में बहुत ही स्मार्ट लग रहा था। अनुपमा ने आंखों के इशारे से ही उसे बताया कि वह बहुत सुंदर लग रहा है। अथर्व मुस्कुराते हुए बाहर चला गया। शाम को सभी लोग तैयार होकर बारातियों का स्वागत करने के लिए तैयार थे। आरुषि आज बहुत ही प्यारी लग रही थी। आरुषि अनुपमा को छेड़ने के अंदाज में बोली, भाभी कहाँ इतनी व्यस्त हो रखी हो कि अपनी इकलौती ननद के लिए तुम्हारे पास समय ही नहीं है। अनुपमा मंद मंद मुस्कुराते हुए सब सुनती रही। आज आरुषि भी अपने भैया भाभी के लिए बहुत खुश थी। बातें करते करते गले मिलकर दोनों की आंखें छलक पड़ी। खुशी और बिछोड़ने के गम में दोनों ही भावुक हो गईं। तब तक अथर्व की चचेरी बहन आकर बोली, चलो भाभी बारात आ गई है, ताई जी आपको बुला रही हैं।
अनुपमा आरुषि को अपनी आंख से काजल लेकर टीका लगाते हुए, तुझे कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए, वह नीचे चली गई। बारातियों का स्वागत करते हुए सभी के जलपान की व्यवस्था अथर्व और उसके दोस्त ही घूम घूम कर देख रहे थे। अनुपमा आरुषि को लेकर स्टेज पर पहुंची। हंसी टिटोली के बीच जयमाला कार्यक्रम संपन्न हुआ। पूरी रात विवाह की रस्में संपन्न होती रहीं और विदाई का वक्त भी आ पहुंचा। सब सही तरीके से चल रहा था कि एक बाराती पीकर वहां उपस्थित सभी लड़कियों के साथ बदतमीजी करने लगा। वह बर पक्ष का कोई खास रिश्तेदार ही था, तो कोई कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। आरुषि के ससुर जी ने उसे समझाने का प्रयास किया, तब भी वह नहीं माना और उनसे भी बदतमीजी करने लगा। तो अथर्व ने उसे चुप रहने को कहा, लेकिन उसने अपनी लाइसेंसी गन अथर्व पर तान दी और दनादन 2 गोलियां चला दी। ये सब पास में खड़ी अनुपमा ने देखा तो अथर्व को धक्का देकर खुद उसकी गोलियों का शिकार हो गई। बहुत मुश्किल से लोगों ने उस आदमी से गन छीनी। अनुपमा खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। अथर्व उसे गोद में उठाकर गाड़ी की तरफ भागा। हंसते खेलते माहौल में गमी छा गई। अनुपमा की माँ तो ये देखकर बेहोश होकर वहीं गिर गईं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अथर्व ने अनुपमा को हड़बड़ाहट में ही अस्पताल पहुंचाया और डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि वह अनुपमा को तुरंत देख ले और गोलियां निकाल दे। वह हाथ जोड़कर डॉक्टर के आगे बेबस खड़ा था। वहीं अनुपमा की मां का बीपी बिल्कुल लो हो गया था। उनको भी इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अथर्व की मां का भी घबराहट से बुरा हाल था। वह भगवान से दुआएं मांग रही थी कि अनुपमा और उसकी मां को ठीक कर दे। चारों ओर कोहराम मचा हुआ था। दोनों माँ बेटी अस्पताल में भर्ती थीं। अनुपमा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। वहां उसके ऑपरेशन की तैयारियां चल रही थीं। अथर्व के माता पिता भी हताश होकर बैठे हुए थे। अथर्व का बहुत बुरा हाल था। उसका बस चलता तो वह उस आदमी के सीने में सारी गोलियां उतार देता, लेकिन लोगों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। आवेश क्षणिक ही होता है, वही एक क्षण मनुष्य को कभी कभी इंसान से हैवान बना देता है। आरुषि का रो रो कर बुरा हाल था। उसके ससुराल पक्ष के लोग भी वापस लौट गए थे। केवल आरुषि के सास ससुर पति और कुछ खास लोग ही वहां रुके थे। आरुषि के ससुराल वाले भी बहुत ग्लानि महसूस कर रहे थे, लेकिन उस एक पल में जो इतनी बड़ी अनहोनी घटित हो चुकी थी, उसका कुछ नहीं किया जा सकता था। दोषी को दंड जब मिलेगा तब मिलेगा। अभी तो 2 अभागिन माँ बेटी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच कसमकस झेल रही थीं। अथर्व के भीतर धधकती ज्वाला को समझना हर एक के बस की बात नहीं थी। उसके और अनुपमा के रिश्ते में अभी अभी ही तो कुछ मिठास घुलने लगी थी कि यह हादसा हो गया। वह भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि अनुपमा और उसकी माँ को ठीक कर दें। उन दोनों ने किसी का क्या बिगाड़ा है? दोनों ने हमेशा ही कष्टों का सामना किया है। आज जब थोड़ा सा खुशियां देखने का मौका उन्हें मिला तो उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। पूरा 1 घंटा बीत चुका था, लेकिन अनुपमा की माँ को भी होश नहीं आया था। वहां उपस्थित सभी लोग उन दोनों की सलामती के लिए दुआ मांग रहे थे। 2-4 दिन के साथ में ही अधिकतर मेहमानों को अनुपमा ने अपना बना लिया था। वह थी ही बड़ी मनमोहक। पूरे 3 घंटे के बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला तो अथर्व बिल्कुल जड़ हो गया। सिस्टर ने आकर बताया कि ऑपरेशन तो कर दिया है, लेकिन अगले 48 घंटे उस पर बहुत भारी हैं, कुछ भी हो सकता है। अथर्व ने अनुपमा से मिलने की परमिशन मांगी तो डॉक्टर ने अभी मना कर दिया। बस दरवाजे से बाहर से ही देखने की इजाजत दे दी। अथर्व ने एक बूंद पानी भी नहीं पिया जब से ये हादसा हुआ। वह कभी अनुपमा को देखता तो कभी उसकी माँ को आईसीयू में देखने जाता, लेकिन दोनों ही जीवन के लिए संघर्षरत थीं। हर पल भारी पड़ रहा था। वहां मौजूद सभी रिश्तेदारों एवं अथर्व के परिवार के लिए 48 घंटे ऐसे बीते जैसे एक युग बीत गया हो। सुधा बीच बीच में होश में आती है, परंतु फिर बेहोश हो जाती। अथर्व और उसका पूरा परिवार ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि उन दोनों को बचा ले। लगभग 40 घंटे बाद अनुपमा को होश आया तो उसने सबसे पहले अथर्व को ही ढूंढा। डॉक्टर ने अथर्व को अंदर बुलाया। अथर्व ने अनुपमा का हाथ पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगा। उसे लग रहा था कि अनुपमा अगर उसे छोड़कर जाएगी तो वह भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर देगा। डॉक्टर ने अथर्व को बाहर जाने को कहा।
वो चाहते थे कि अनुपमा अभी किसी प्रकार का स्ट्रेस ना ले, वरना अभी वह खतरे से पूरी तरह बाहर नहीं निकली थी। वे उसको अभी उसकी माँ के बारे में भी नहीं बताना चाहते थे। अनुपमा और उसकी माँ को 4 दिन बाद थोड़ी राहत मिली। अनुपमा ने माँ को देखा तो उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने माँ को ढांढस बंधाया कि सब ठीक है, आप परेशान मत हो। अथर्व की माँ ने तो अनुपमा के आगे हाथ जोड़ लिए। वह पूरे महीने बाद आज घर लौट रही थी। अनुपमा, आज तुम्हारी वजह से ही मेरा अथर्व जिंदा है। बेटी, तुम अब बिल्कुल ठीक तो हो ना? अनुपमा धीरे धीरे बोली। माँ, आप रोइए मत। आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे कैसे कुछ भी हो सकता था। आरुषि की विदाई भी तभी हुई जब अनुपमा बिल्कुल ठीक होकर घर लौट आई। अनुपमा की माँ ने भी स्कूल से लंबी छुट्टियां ले ली थीं। अथर्व के पापा तो पहले से ही अनुपमा को बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब तो अनुपमा को वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करने लगे थे। उचित इलाज और देखभाल से अनुपमा धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो रही थी। कभी कभी उसे बहुत दर्द होता तो अथर्व उसे अपनी बाहों में लेकर बैठा रहता। कभी कभार अनुपमा को लगता कि क्या हम दोनों वही हैं जो कभी एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करते थे। अनुपमा अथर्व से कितना कहती कि वह भी पापा के साथ ऑफिस ज्वाइन कर ले, लेकिन अथर्व ने उसकी एक नहीं सुनी। वह तब तक नहीं गया जब तक अनुपमा बिल्कुल ठीक नहीं हो गई। पूरे 4 महीने बाद अनुपमा ठीक हो गई और आज वह अपना हनीमून मनाने स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।